अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ओके, लास्ट टाइम हम एजाइल प्रोसेस मॉडल डिस्कस कर रहे थे कि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है। सो उसका मैनिफेस्टो और प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था। आज हम डिफरेंट एजाइल मेथडोलॉजीज डिस्कस करेंगे कि उसमें किस तरीके से जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही होती है और क्या उनके जो है डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, ये आई गेस ये वाली प्रिंसिपल्स ऑफ एजाइल मैनिफेस्टो कंप्लीट हो गया था हमारा। ह्यूमन फैक्टर्स डिस्कस करके फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजाइल मेथडोलॉजी डिस्कस करेंगे, लाइक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हो गई, स्क्रम मेथडोलॉजी हो गई। ठीक है, सो हमारे पास डिफरेंट ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जब हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट हो, इसके अलावा कोई भी इंजीनियरिंग आर्टिफैक्ट हो, तो डिफरेंट ह्यूमन फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरीके से ये फैक्टर्स किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। So there are some human factors which we'll discuss here, and these are कॉम्पिटेंस। जो टीम मेंबर्स होंगे, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि एजाइल टीम की जब हम बात कर रहे होते हैं डेवलपमेंट टीम, तो उसमें ऐसा रोल नहीं असाइन होता कि ये स्पेसिफिक रिसोर्स जो है वो डेवलपर का रोल प्ले करेगी, ये स्पेसिफिक जो रिसोर्स है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सब मिलके आपस में एज अ टीम काम कर रहे होते हैं। तो कुछ स्किल सेट्स रिक्वायर होते हैं कि जब हम एक टीम वर्क कर रहे हैं तो टीम वर्क के लिए हमारे पास किस तरीके के स्किल सेट मौजूद होना चाहिए। और बिकॉज वी हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वी हैव टू कोलैबोरेट विद ईच अदर, और एक साथ बैठ के डेवलपमेंट करनी है। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए दैट इज कॉम्पिटेंस। टैलेंट होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, और डिफरेंट जो मेथोडोलॉजीज पे काम हो रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली ये काम हो कैसे रहा है। The main reason behind doing this task is that so you should know the main objectives, and each and every guideline should be followed जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, जो आपके मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपने उसको फॉलो करना है। कॉमन फोकस, डिलीवर अ वर्किंग सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटली। ठीक है, सब एक ही पेज पर हो। ठीक है, सबको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो, सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली मेंशन हो कि हम क्या बना रहे हैं, एट द एंड क्या वर्किंग प्रोडक्ट होगी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो हर जो है वो फेज पे टीम का जो विजन है इट शुड बी क्लियर। कोलैबोरेशन, पीयर्स एंड स्टेक होल्डर्स, आपने थ्रू आउट आपस में जो लोग मिलके काम कर रहे हैं, पीयर्स, उन्होंने भी आपस में कोलैबोरेट करना है, और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर सिर्फ क्लाइंट या कस्टमर नहीं होते। ईच एंड एवरी एंटिटी विच कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट कैन बी कंसिडर एज अ स्टेक होल्डर। आपकी मैनेजमेंट भी स्टेक होल्डर है, आपकी डेवलपर्स भी जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं, और इसके अलावा आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स, ईच एंड एवरी एंटिटी जो आपके उस प्रोजेक्ट के बनने के बाद इफेक्ट होगी, वो आपके स्टेक होल्डर्स होंगे, जो जिसका प्रोजेक्ट पे स्टेक होगा। सो स्टेक हम सिर्फ बजट की बेसिस में नहीं कह रहे, तो स्टेक मीन जिनका इंटरेस्ट हो, वो लोग जो बना रहे हो, जिसको बनाने के बाद कुछ लोगों की रिसोर्सेज की लर्निंग हो रही है, कुछ लोगों के हो सकता है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट उनकी इस प्रोजेक्ट पे जो है वो वर्किंग की बेसिस में नेक्स्ट प्रोजेक्ट असाइन हो जाए या प्रमोशन हो जाए। सो ईच एंड एवरी एंटिटी जो उस प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो सकता है वो स्टेक होल्डर होगा। सो थ्रू आउट आपस में कम्युनिकेशन होगी, तो किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, कोलैबोरेशन किस तरीके से होगी, इंटरेक्शन किस तरीके से रखनी है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है, विद इन टीम कैसे कम्युनिकेट करना है, अगर आगे रिपोर्ट करना है तो उसके क्या पैरामीटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ मैनेज करनी होंगी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, टीम को हमने इतना इंडिपेंडेंट रखना है कि ऐसा ना हो कि हर उस पर जो है आपकी टीम जो है वो मैनेजर पे या टॉप मैनेजमेंट पे जो है रिलाई कर रही हो कि अब ये प्रॉब्लम आ गई तो इस पर हम क्या डिसीजन लें। ठीक है, कुछ चीज़ों पे आपने टीम को जो है वो ये ठीक है, सो आपकी टीम इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना हो, ये एबिलिटी उनके पास मौजूद होनी चाहिए। फजी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई कॉम्प्लेक्स और रिजिड किस्म की एप्लीकेशन है जिसमें बहुत फास्ट डेवलपमेंट चाहिए और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको लर्न करके, उसको सॉर्ट आउट करके जब आगे बढ़ें तो रीजंस पता हो, मींस लेसन लर्न होने चाहिए कि आज जो हमने चीज़ सॉल्व की है, अब नेक्स्ट टाइम वो एरर, वो प्रॉब्लम दोबारा से ना आए। ठीक है, उसके रीजंस, रूट कॉजेज क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अकर हुआ है, और हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं सो दैट ये प्रॉब्लम कल दोबारा अकर ना हो।
ठीक है, टुडे प्रॉब्लम मे नॉट बी टुमारोज प्रॉब्लम, मतलब आज की जो प्रॉब्लम है उसको हम आज ही सॉर्ट आउट कर दें। अब नेक्स्ट डे जब होगा, नेक्स्ट डे उसमें हो सकता है कोई नई प्रॉब्लम या कोई नए इश्यूज रेज हो, तो उसकी बेसिस पे हमें जो है यहाँ पे हम जो है ना प्रोएक्टिव अप्रोच यूज कर रहे होते हैं एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल में हमारे पास रिएक्टिव अप्रोच यूज होती है। जब कोई रिस्क अगर होगा फिर हम उसको हिट करेंगे या देखेंगे कि कैसे मैनेज करना है, जबकि यहाँ पे हम हर चीजों को पैरेलल में लेके चल रहे होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पहले से की हुई है, कोशिश ये कर रहे हैं प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के पहले से ही हमें पता है कि ये रिस्क हो सकते हैं, और अगर ये रिस्क होगा तो फिर हम इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, तो स्ट्रेटेजी भी पहले से डिफाइन हो, प्रोएक्टिव अप्रोच। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, अगेन वही चीज कि सब एज अ टीम काम कर रहे हैं तो आपस में ट्रस्ट भी होना चाहिए और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे को लेट डाउन कर रहे हो कि मैं इससे आगे चला जाऊं। कॉमन ऑब्जेक्टिव इज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे लेके जाना है हमें ऑर्गेनाइजेशन को, दैट शुड बी द कॉमन ऑब्जेक्टिव सबका। ठीक है, उसमें साथ साथ अपने स्किल्स को कैसे पॉलिश करना है, हमने कैसे इम्प्रोवाइज करना है, वो एक अलग चीज है। कंपटीशन भी होगा लेकिन किसी को लेट डाउन नहीं करना। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, देमसेल्व्स फॉर द वर्क डन। अच्छा, अब क्योंकि बहुत रैपिडली चेंजेस आ रही हैं टेक्नोलॉजी में, मेथोडोलॉजीज में, टूल्स बहुत रैपिडली यूज हो रहे हैं, तो वेट नहीं करना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई नया टूल इंट्रोड्यूस करवा रही है, उस पर काम करना है, तो वो हमें ट्रेनिंग देंगे तो हम सीखेंगे। साथ साथ जो नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज हैं, उसको खुद से लर्न करना है। ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, ताकि जब ऑर्गेनाइजेशन को नीड हो हम उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास कुछ डिफरेंट जो है वो एजाइल मेथोडोलॉजीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। ये इन्होंने कुछ डायग्राम से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कैन बी लाइक दिस, कि आप सर पर खड़े होकर बैट लेके खड़े हैं कि ये काम आपने करना है और आज की डेडलाइन है या अभी 2 घंटे के अंदर अंदर आपने करना है, और आप साथ में खड़े हैं और मॉनिटर करें कि ये आपने आज हर हाल में करना है। और इट कैन बी लाइक दिस एज वेल। तो इसको जरा एक दफा गो थ्रू कर ले, फिर मैं आपको इसकी जो है वो मेथड बताती हूँ कि इसमें काम कैसे होता है। ठीक है, इसमें ये कि एक एम्प्लॉय जो है वो अपने बॉस के पास अपने वर्कलोड डिस्कस करने गए कि मेरे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सो मैं उससे रिलेटेड बात करना चाह रही हूँ कि मेरा वर्कलोड कम किया जाए। तो वो क्या कह रहे हैं बॉस रिप्लाई में, हाँ मैंने आपको अभी जो है ना एक ईमेल की है, कुछ मोर आपके असाइनमेंट्स हैं, कुछ और टास्क हैं जो आपने कल तक कंप्लीट करने हैं। सो व्हाट शी इज रिस्पॉन्डिंग, यू आर लिटरली किलिंग मी। सो ही रिस्पॉन्डेड, आई कॉल इट एक्सट्रीम प्रोग्राम मैनेजमेंट। मैं इसको क्या कहूँगा कि ये एक्सट्रीम मैनेजमेंट है, रैपिड फायर एक्टिविटीज। और जो डेडलाइन आपको मिली है शॉर्ट डेडलाइन है, और उस शॉर्ट डेडलाइन के अंदर ही आपने अपना टास्क कंप्लीट करना है। The most widely used agile process originally proposed by Kent Beck in 2004. It uses an object-oriented approach. अच्छा, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में जो डिजाइन मेथोडोलॉजी यूज होगी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, एक्सपी प्लानिंग। अच्छा, फेजेस वही होंगे वो जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हमने पढ़ी थी, प्लानिंग, एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, कोडिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। कोई भी प्रोसेस मॉडल आप उठा लें, हर प्रोसेस मॉडल में फेजेस वही होंगे जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं। अब हम उन एक्टिविटीज पे काम कैसे करेंगे ये मॉडल टू मॉडल वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हमारे पास प्लानिंग कैसे होगी, इसको प्लानिंग में हम यहाँ पे कह रहे होते हैं एक्सपी प्लानिंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, उससे कहेंगे कि आपकी सिस्टम की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आप हमें बताना शुरू कर दें, और फिर जो वो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट दे रहा है। अच्छा, टर्मिनोलॉजीज भी कुछ चेंज होंगी, जैसे यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं एक्सपी प्लानिंग, और जो रिक्वायरमेंट्स हम यूजर से ले रहे हैं उस रिक्वायरमेंट को हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास यूजर स्टोरीज हैं, जो हमें क्या बता रही होंगी कि सिस्टम के फीचर्स क्या होंगे, क्या क्या फंक्शनैलिटी सिस्टम परफॉर्म करेगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रिक्वायर्ड आउटपुट क्या होगा, कि जब यहाँ पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, बेसिकली कौन से बेसिक फीचर्स आपकी एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगी वो यूजर या कस्टमर आपको बताएगा, और उसको आप लिस्ट डाउन करेंगे और वो आपको वो कहलाएगा यूजर स्टोरी। फिर आप कस्टमर से कहेंगे कि आपने जो यूजर स्टोरीज या जो फीचर्स हमें बताए हैं आप इसको एक नंबर, एक प्रायोरिटी असाइन कर दें हर स्टोरी को।
ताकि हमें ये आइडेंटिफाई हो सके कि आपके लिए किस चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो फिर हम उसी पे फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अर्ली फेजेस में हम उसी को डेवलप कर दें, ताकि स्टार्ट में ही जो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। अजाइल टीम असेसेस ईच स्टोरी। हर स्टोरी को अजाइल की टीम जो है वो असेस करेगी और उसको एक कॉस्ट असाइन कर देगी। कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? डेवलपमेंट वीक्स, इसको कंप्लीट करने में लेट सपोज अगर मैंने एक फीचर जो यूजर ने यूजर स्टोरीज बनाई उसमें हमने यूजर से प्रायोरिटाइज करवा दिया, जो फर्स्ट नंबर पे यूजर स्टोरी थी हम एजाइल टीम ने उसको डिस्कस किया, आपस में कम्युनिकेट किया और एक कॉस्ट बता दी, एक टाइम बता दिया, स्केजुलिंग कर दी कि ये जो फीचर है या ये जो यूजर स्टोरी है ये इतने टाइम में कंप्लीट हो सकता है। बट यहाँ पे एक यूजर स्टोरी या एक फीचर को कंप्लीट करने का टाइम शुड नॉट बी मोर देन 3 वीक्स नहीं होना चाहिए, 3 हफ्तों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फीचर ज्यादा, उस फीचर में काम ज्यादा है, 3 हफ्ते में नहीं हो सकता, तो फिर आप कस्टमर को कहेंगे कि आप इस स्टोरी को फर्दर स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दें, सो दैट एवरी स्प्लिटेड पार्ट कैन बी completed in 3 weeks। सो एक यूजर स्टोरी को डेवलप करने का टाइम 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वर्किंग टुगेदर स्टोरीज आर ग्रुप फॉर अ डिलीवरेबल इंक्रीमेंट नेक्स्ट रिलीज। फिर टीम एक साथ काम कर रही होंगी और वो जो स्टोरी को उन्होंने कहा है कि लेट सपोज स्टोरी 1 है जो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगी, तो उस पर काम स्टार्ट करके नेक्स्ट रिलीज में आप उसको वर्किंग डिलीवरेबल, एक वर्किंग जो फीचर की जो मेन फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म करके एक रिलीज बना के दे रहे होंगे। अ कमिटमेंट, उस कमिटमेंट में क्या होगा? स्टोरीज टू बी इंक्लूडेड, जिसमें हम स्टोरीज को इंक्लूड करेंगे और ये मेंशन करेंगे कि ये स्टोरी इस डेट पे डिलीवर हो जाएगी और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अनदर जो फीचर्स होंगे, जो अलग प्लान्स होंगे, आप वो भी वहाँ पे बना लेंगे कि प्रोजेक्ट प्लान क्या है, कौन क्या कब कैसे करेगा, ये सारी चीजें आप कमिट कर रहे होंगे। 3 वेज हैं आपके पास, एदर ऑल स्टोरीज विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फ्यू वीक्स, तमाम की तमाम स्टोरी जो है वो कुछ हफ्तों में कंप्लीट हो जाए। सेकंड आपके पास क्या है? जो हाई प्रायोरिटी स्टोरीज है हम पहले उस पर फोकस करें। थर्ड ये द रिस्कियस्ट स्टोरीज विल बी इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट, ऐसी यूजर स्टोरीज जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस आने की चांसेस हैं या और टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उस पर फोकस करके उस पर भी पहले काम कर सकते हैं। इट्स अप टू द टीम कि वो क्या डिसाइड कर रही है कि हमने कौन सी स्टोरीज पिक करनी है और किस सीक्वेंस में करनी है। आफ्टर द फर्स्ट इंक्रीमेंट, जैसे आपका स्टोरीज वगैरह आपने जो है प्लानिंग कर दी, प्लानिंग के बाद आपने जो है वो फर्स्ट इंक्रीमेंट जब आपका हुआ, जब आपने फर्स्ट वर्किंग प्रोडक्ट दिया, फर्स्ट यूजर स्टोरी कंप्लीट करके दी, तो उसकी बेसिस पे आप प्रोजेक्ट की वेलोसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेलोसिटी मींस स्पीड, टाइम, और जो जो इश्यूज आए, टीम की डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, वो सारी चीज़ें आप जो है जिसमें बता सकते हैं। नंबर ऑफ स्टोरीज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट रिलीज इज यूज टू हेल्प डिफाइन सब्सिक्वेंट डिलीवरी डेट्स फॉर अदर इंक्रीमेंट्स। यानी कि आपने फर्स्ट जो आपका इंक्रीमेंट हुआ उसमें आपने अपने स्पीड देख ली, अब उस स्पीड को काउंट करते हुए या आप उसको एस्टिमेट करते हुए बाकी रिमेनिंग जो स्टोरीज हैं उसका टाइम भी, स्केड्यूल भी आगे पीछे कर सकते हैं कि अच्छा इस स्टोरी में हमें इतना टाइम लगा है, इतनी कॉस्ट लगी है, इतना वर्किंग आवर्स लगे, इतना टाइम लगा, इतने रिसोर्सेज से मिलकर काम किया, तो नेक्स्ट यूजर स्टोरी में हमें कितनी रिसोर्सेज और कितना टाइम चाहिए होगा। Customer can add stories, delete existing stories, change values of an existing story, split stories as development work proceed। तो आप कस्टमर से भी साथ साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, कस्टमर फर्दर स्टोरीज भी ऐड ऑन कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एग्जिस्टिंग जो अभी रह गई हैं, जो अभी जाहिर है जिसपे रिलीज स्टार्ट हो गई है, जिसपे आप काम कर रहे हैं उसको तो नहीं डिलीट कर सकता, लेकिन जो अभी रिमेनिंग जो रह गई हैं, जो आगे नेक्स्ट रिलीज में इंक्रीमेंट करनी है, उसको डिलीट भी कर सकता है और जो प्रायोरिटाइजेशन है उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकता है। ये हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की प्लानिंग होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज होता है एक्सपी डिजाइन। अच्छा, यहाँ पे हम एक जो है अप्रोच यूज कर रहे होते हैं रिफैक्टरिंग। रिफैक्टरिंग क्या होती है यहाँ पे? कि हम कोडिंग से पहले भी डिजाइन करें और कोडिंग करने के बाद भी अपने डिजाइन को हम रीमॉडिफाई कर सकें। ये अप्रोच हमने अभी तक आज से पहले किसी भी प्रोसेस मॉडल में नहीं देखी। ठीक है, रिफैक्टरिंग की अप्रोच यूज होती है हमारे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के डिजाइन में, एक्सपी डिजाइन में। उसमें क्या होता है कि हम एक्चुअल कोड करने से पहले भी डिजाइन कर रहे होते हैं, उस डिजाइन को देखकर कोड करते हैं और अगर कोड में कुछ प्रॉब्लम आए तो हम अपने डिजाइन को रीडिफाइन, रीडिजाइन कर सकें। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफैक्टरिंग। ठीक है, फॉलो द कीप इट सिंपल प्रिंसिपल, नथिंग मोर नथिंग लेस देन द स्टोरी। ठीक है, सिंपल रखें, गोल्ड प्लेटिंग ना करें, मेन फीचर्स को
जो है वो एलिमिनेट ना करें, जो चीज यूजर स्टोरी में मेंशन है बस वही इम्प्लीमेंट करें, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। गोल्ड प्लेटिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक चीज ये भी देखने में आई है कि कुछ डेवलपर जो है वो गोल्ड प्लेटिंग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। गोल्ड प्लेटिंग, लेट से मैंने कहा कि मुझे 3 जो है ये फीचर्स हैं, तो उसमें से या 5 फीचर्स पे काम करना है, तो उसने मुझे 2 फीचर्स पे काम करके दे दिया, बाकी 3 फीचर्स ऐसी 60-30% कंप्लीट करके उसमें जो है ना और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए मिनिमम, जो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, और कहा कि देखिए मैंने ये भी कर दिया, मैंने ये भी कर दिया। सो गोल्ड प्लेटिंग की जरूरत नहीं है, जो मेन चीज जो रिक्वायर्ड है बस आप वही बनाए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इनकरेज द यूज ऑफ CRC, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर। यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम UML डायग्राम CRC यूज कर रहे होंगे कि कौन कौन सी क्लासेस यूज होंगी और उन क्लासेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और वो क्लासेस दूसरी क्लास से किस तरीके से कोलैबोरेट कर रही होंगी। तो ये CRC डायग्राम जो है हम ड्रॉ कर रहे होते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में। दे आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द क्लासेस दैट आर रेलिवेंट टू द करंट सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट। इस सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट में जो जो क्लासेस हमें रिक्वायर्ड होंगे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर उसमें हम क्या करेंगे, द ओनली डिजाइन वर्क प्रोडक्ट ऑफ XP, यानी कि XP डिजाइन का जो आउटकम होगा वो क्या होगा, CRC, कि अभी जिस करंट इंक्रीमेंट में हम हैं इसमें कौन कौन सी क्लासेस इन्वॉल्व होंगी और वो क्लासेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर रही होंगी। तो वो CRC डायग्राम हम XP डिजाइन में क्रिएट कर रहे होंगे। अच्छा जी, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ उसी पोर्शन के लिए प्रोटोटाइपिंग भी कर सकते हैं। और डिजाइन प्रोटोटाइप फॉर दैट पोर्शन इज इम्प्लीमेंटेड एंड इवेलुएटेड। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है, उस पर डायरेक्ट क्लासेस बनाना मुश्किल है, तो उससे पहले आप उसकी पहले प्रोटोटाइपिंग कर लें, उसको इवेलुएट कर लें, और अगर वो इवेलुएशन सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर उसको देखकर आप डिजाइन बनाएं। encourages refactoring and iterative refinement of the internal program design, यानी कि जो आपने कोड किया है उस कोड को देखते हुए आप क्या करें, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर, अपने डिजाइन को चेंज कर सकें। मिनिमाइज चांसेस ऑफ बग्स, मोर एफिशिएंट, इजी टू रीड। ठीक है, आपने एक्सटर्नल बिहेवियर चेंज नहीं किया अपने प्रोग्राम का, जो बैकएंड पे जो चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो डिकोड करते वक्त अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम डिजाइन की है, सो यू कैन रीडिजाइन एज वेल। ठीक है, कोड को ही आप ज्यादा इम्प्रोवाइज करने से बेटर है कि आप डिजाइन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से कोड में इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उसको रीफैक्टर कर ले, डिजाइन में जाएं, डिजाइन में जाके उस चीज को कॉम्प्लेक्सिटी कम करें, उसको दोबारा से रीडिजाइन करें और फिर उसको कोड में इम्प्लीमेंट कर दें। तो यहाँ पे XP डिजाइन में एक रिफैक्टरिंग वाली चीज यूज हो रही होती है। नेक्स्ट फेज इज XP कोडिंग। डिजाइन हो गया इंक्रीमेंट का, अब नेक्स्ट इज XP कोडिंग। XP कोडिंग में हमारे पास 2 चीजें यूज होती हैं, एक यूनिट टेस्ट बिफोर कोड एंड पेयर प्रोग्रामिंग। राइटिंग यूनिट टेस्ट बिफोर कोड इज दैट, आज तक हम क्या अप्रोचेस यूज करते आ रहे हैं, हम ये अप्रोचेस यूज करते आ रहे हैं कि पहले हम डिजाइन करेंगे, फिर उसकी कोडिंग करेंगे, कोड जब अवेलेबल होगा उसको देखकर हम टेस्ट सिनेरियोज बनाएंगे और फिर टेस्टिंग करेंगे। XP प्रोग्रामिंग हमें क्या कह रहा है कि कोड लिखने से पहले पहले टेस्टिंग सिनेरियोज बना लो, कि जो एप्लीकेशन आपने बनानी है वो किन किन पैरामीटर्स पे टेस्ट होगी। सो पहले टेस्ट केसेस बनाओ, उन टेस्ट केसेस को देखकर कोड राइट डाउन करो और फिर टेस्टिंग करो। अभी क्या प्रिंसिपल यूज हो रहा है, अब मतलब XP से पहले क्या हो रहा था, XP से पहले हमारे पास ये हो रहा था, XP से पहले हमारे पास था कि सबसे पहले हम कोड करेंगे, ठीक है, सबसे पहले कोड, फिर टेस्ट केसेस, राइटिंग टेस्ट केसेस, कोड को देखकर हमने टेस्ट केसेस राइट डाउन किए और उन टेस्ट केसेस की बेसिस पे हमने अपने कोड को टेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये वाला फिनोमेना XP से पहले यूज हो रहा था, जबकि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या फोकस कर रही है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कह रही है कि पहले आप टेस्ट केसेस लिख लें, किन किन सिनेरियोज पे कोड को चलना है। तो जब आपने सिनेरियोज डिफाइन कर लिए, उन सिनेरियोज को देखकर आप कोड लिखें और कोड लिखने के बाद फिर आप उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करें। तो आपको क्या चीज समझ आ रही है कि ये प्रोसेस जो है ये हमें
इसका एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज होगा? अगर डिसएडवांटेज होगा तो क्या होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, और अगर एडवांटेज होगा तो क्या एडवांटेज होगा? जी थोड़ा सा जरा सोच के इसको बताएं मुझे कि क्या होगा। ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की अप्रोच है और ये हमारे पास बिफोर एक्सपी। मैम एडवांटेज होगा। एडवांटेज होगा, क्या एडवांटेज होगा? मैम जो कोड हम इतना बड़ा मतलब कि लिख चुके होंगे वो लिखने से बच भी जाएंगे, और अगर मतलब कि क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा नहीं कर पाए, फिर कोड हमारा पूरा खराब होगा। एक्सपी से पहले वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक्सपी में क्या होगा? एक्सपी में हम पहले मतलब कि अपने क्लाइंट को बता देंगे, टेस्ट करके दिखा देंगे टेस्ट केसेस में। कोड अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ठीक है, वरना फिर हम ये है कि कोड लिखने से बच जाएंगे। सम हाउस सही है। एनीवन एल्स? कोई और एक्सप्लेन करना चाहे तो? जी क्लास, ये क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स होंगे जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से पहले बात करें तो हमने डिजाइन देखकर कोड राइट डाउन कर दिया। ठीक है, कोडिंग कर ली पहले, फिर उस कोड करने के बाद लेट सपोज हमने 150 लाइन का कोड लिखा है उस फीचर के लिए। ठीक है, अब कोड करने के बाद जब मैंने टेस्ट केसेस लिखने शुरू किए, टेस्ट केसेस टेस्टिंग नहीं है और ना ही टेस्ट केसेस कोड है। टेस्ट केसेस सिनेरियोज हैं कि हमने किस किस बेसिस पे अपने कोड को टेस्ट करना है। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड का अभी कोड नहीं लिखा, लेकिन मैं ये चीज मैं क्या कह रही हूँ, लिस्ट डाउन कर रही हूँ कि अगर यूजर वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करे तो वो होम पेज पे चला जाए। ठीक है, ये मेरे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। फिर एक और सिनेरियो क्या हुआ कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड में से कोई एक चीज भी गलत हो जाए तो हमारे पास एरर आ जाए और वो आपसे कहे कि आप जो है, और जो करंट और जो लॉगिन पेज है उस पर जो यूजर नेम और पासवर्ड उसने एंटर किया है वो फील्ड एम्प्टी हो जाए और वहाँ पे क्या एक प्रॉम्प्ट आ जाए, इनवैलिड यूजर नेम प्लीज एंटर अगेन। तो ये टेस्ट केसेस हैं। कोड लिखने से पहले ही मैंने बता दिया कि ये चीजें इस तरीके से होनी चाहिए। अब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से अगर पहले हम बात करें तो वहां पे हम पहले कोड लिख लेते हैं। अब कोड में लॉगिन भी है, होम पेज भी है, बहुत सारी चीजें, मैंने उस फीचर के लिए कोड लिख लिया। ठीक है, अब कोड मैंने लिख लिया, कोड लेट्स सपोज 150 200 लाइन ऑफ कोड का मैंने कोड राइट डाउन कर दिया। अब मैं उस कोड को देखकर अब मुझे क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। लेकिन टेस्टिंग करने से पहले मुझे टेस्टिंग का क्राइटेरिया बताना पड़ेगा कि मुझे इस कोड पे क्या क्या टेस्टिंग करनी है, क्या क्या वैल्यूज इनपुट करके देखनी है और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए। और जब मैं वो टेस्ट केस परफॉर्म कर रही होंगी, टेस्टिंग कर रही होंगी, तो फिर जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा होगा उसको वहां मेंशन करूंगी कि एक्सपेक्टेड क्या था और एक्चुअल क्या था। सो मैंने टेस्ट केसेस सारे लिख लिए। अब उसमें से बहुत सारा कोड ऐसा होगा जो टेस्टिंग क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहा, मीन जो यूजलेस है, हमने ऐसे ही कर लिया और उसकी टेस्टिंग भी नहीं होगी। सो वो कोड क्या होगा, हमारा यूजलेस कोड। हमने कोड में वो चीजें भी ऐड कर दी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बात करें, उबैद ने काफी हद तक सही कहा था कि हमारा कोड बच जाएगा, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि पहले मैंने सारे सिनेरियोज लिस्ट डाउन कर दिए कि ये क्राइटेरिया है जिसपे कोड टेस्ट होगा। तो जब क्राइटेरिया डिफाइन हो गया, आफ्टर डिफाइनिंग द क्राइटेरिया जब मैं कोड राइट डाउन करूंगी तो वो कोड उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ही होगा। उसमें वही जो है हम इफ एंड बट्स और वही लॉजिक्स लगाएंगे जो टेस्टिंग क्राइटेरिया में जरूरत है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा और यूजलेस कोड नहीं लिखना पड़ेगा, वही चीज कोड करेंगे जो टेस्ट करना है। यहाँ पे ऊपर हमने कोड बहुत सारा लिख लिया और जो टेस्टिंग क्राइटेरिया है वो उस कोड का 60 to 70% कवर कर रहा है। तो वो 30 to 40% यूजलेस कोड हो गया जिसको मुझे टेस्ट ही नहीं करना, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन हम ऑलरेडी राइट डाउन कर चुके हैं क्योंकि उस वक्त तो हमें टेस्टिंग हमारे माइंड में नहीं थी ना, उस वक्त तो हम कोड करे चले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट पहले मौजूद है
जब टेम्पलेट मौजूद है, गाइडलाइन मौजूद है, तो हम उस गाइडलाइन को देखते हुए कि ये क्राइटेरिया है जिसमें मुझे टेस्टिंग करनी है, तो मैं कोड भी वही लिखूंगी जिस पे टेस्टिंग करनी है। तो मेरा कोड जो है वो एक्स्ट्रा कोड लिखने से हम बच जाएंगे। तो ये एक हमारे पास एडवांटेज है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का, कि हम वही कोड करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड होगा। Recommends the construction of a unit test for a story before coding commences। ठीक है, वो जो स्टोरी यूजर ने अपनी फीचर्स बताए कि ये हमारे पास यूजर स्टोरी है, उस यूजर स्टोरी का एक्चुअल कोड रखने से पहले आपने क्या किया, उसकी यूनिट टेस्ट केसेस लिख दिए। सो इम्प्लीमेंटर कैन फोकस ऑन व्हाट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टू पास द टेस्ट। तो वहां पे जो कोडर होगा या जो डेवलपर होगा वो वही चीज कोड कर रहा होगा जो उसके माइंड में होगा कि भाई मुझे ये क्राइटेरिया पास करना है। तो जब टेस्टिंग क्राइटेरिया मौजूद है तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं कोड लिखूंगी, और मेरा कोड यहाँ पे क्वालिटी कोड भी होगा। एक तो रिड्यूस कोड होगा और क्वालिटी कोड होगा, उसी चीज पे फोकस कर रहा होगा जो हमें चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इन पैरामीटर्स पे इस कोड को टेस्ट होना है। तो मुझे, ठीक है, लेट सपोज मैं अगर आपको कह रही हूँ कि आपने जो है नेक्स्ट क्लास में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो है वो एक पेपर में लूंगी, क्विज लूंगी। ठीक है, अब मैंने आपको कंटेंट नहीं बताए, तो आप सब चीजें पढ़ के आ जाएंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो सब करके आएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि आपका जो टेस्ट होगा उसमें ये टॉपिक आएगा और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली वही स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ के आएंगे, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और एक्स्ट्रा चीजें आपको उस वक्त प्रिपेयर होके भी नहीं आनी पड़ेंगी। ऑल्दो वो आगे जाके काम ही आएंगे, लेकिन उस सिनेरियो के लिए आप वही स्पेसिफिक चीज पढ़कर आएंगे जो क्राइटेरिया आपको मैंने प्रोवाइड किया है। या इसका ये भी एक वो हो सकता है कि मैंने आपको कहा कि जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे तो उसमें डिफरेंट डायग्राम्स आप सबमिट करवा सकते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होगी, बताया नहीं कि कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो हर बच्चा अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन जिसका जो दिल चाह रहा होगा वो लेकर आ रहा होगा। अब जब मैं उसको एवेलुएट करने बैठूंगी मैं कहूंगी नहीं ये चीज तो रिक्वायर्ड नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो उसमें आपका भी टाइम वेस्ट हुआ और मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ कि मैं एक्स्ट्रा चीजें देख रही हूँ जो इस कोर्स का कंटेंट नहीं है, उसको भी मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर मैं आपको गाइडलाइन दे दूं कि ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे इस सेमेस्टर के एंड में आपसे रिक्वायर्ड हैं और उनको बनाने के ये टेम्पलेट हैं जो आपने फॉलो करने हैं, तो आपको एक टेम्पलेट मिल गया, आपको पता चल गया कि क्या चीज फॉलो करनी है, तो आप उस पर ही फोकस करेंगे, एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल वैसे ही डिफरेंस है। दूसरी यहाँ पे अप्रोच क्या होती है कोडिंग करते वक्त, पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग मींस एक ही वर्क स्टेशन पे दो लोग मिलके काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये कि दो लोग मिलके कोड कैसे करेंगे। कोड तो एट ए टाइम एक ही बंदा करेगा, दूसरा लॉजिक डिफाइन कर रहा होगा। रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल टाइम रिव्यू फॉर क्वालिटी एश्योरेंस टेक स्लाइटली डिफरेंट रोल्स, और उसमें रोल्स थोड़ी थोड़ी देर बाद स्विच भी हो रहे होंगे। एक लॉजिक बिल्ड कर रहा होगा, दूसरा कोड कर रहा होगा। ठीक है, अब कोड करते वक्त मुझे लगा कि लॉजिक में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उसको कहूंगी नहीं ये लॉजिक ऐसी नहीं है, इसमें ये चीज गलत है, ये ऐसे होनी चाहिए। तो दो लोग मिलके जब काम कर रहे हैं तो एक का अगर कोई, लेट सपोज, अच्छा अब मैं कोड कर रही हूँ, कोड करते वक्त जो है वो मैंने कुछ गलत कोड कर दिया, तो वो जो लॉजिकल डिजाइनर होगा जो लॉजिक बिल्ड करे वो कह रहे मुझे, वो जो है क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा कि नहीं ये मैं, आपने ये चीज गलत की, इसमें इसकी ये लॉजिक होनी चाहिए। तो दो लोग मिलके प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो इससे ये होता है कि दोनों, किसी एक की जो लिमिटेशन होती है वो दूसरा ओवरकम कर देता है, और ये रोल भी स्विच हो रहे होते हैं। ठीक है, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, उसी टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए क्योंकि दो लोग मिलके काम कर रहे हैं। हो सकता है अभी मैं उस वक्त मेंटली उस चीज के लिए इतनी ज्यादा प्रिपेयर नहीं हो, जो दूसरा वाला देख रहा है वो मुझे गाइड कर दे कि ये चीज आपने इस तरीके से करनी है तो ज्यादा बेटर होगी। तो यहाँ पे पेयर प्रोग्रामिंग और यूनिट टेस्ट केसेस, राइटिंग टेस्ट केसेस फर्स्ट बिफोर कोड अप्रोचेस यूज होती हैं, एंड देन फिर टेस्टिंग होती है। ऑल यूनिट टेस्ट आर एग्जीक्यूटेड डेली एंड आइडली शुड बी ऑटोमेटेड। क्या कह रहे हैं कि जितने भी यूनिट टेस्ट आपने पहले से राइट डाउन किए हैं आप उनका कोड लिखें, और कोड लिखने के बाद आप उसको डेली बेसिस पे टेस्ट करते रहें, और ये प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटेड हो। ऐसा ना हो कि एक बंदा बैठ के ये टेस्ट केसेस परफॉर्म कर रहा हो। ऑटोमेटेड टूल्स अवेलेबल हैं जो आपकी जो जो चीजें आप कर चुके हैं डेली बेसिस पे वो उसको टेस्ट कर रहा हो। रिग्रेशन टेस्ट आर कंडक्टेड टू टेस्ट करंट एंड प्रीवियस कंपोनेंट्स। अच्छा, टेस्टिंग की एक टाइप होती है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग ये होती है, लेट सपोज मैंने कुछ फीचर्स बनाए, मैंने उसको टेस्ट कर दिया, ठीक है, फिर मैंने उसके बाद आगे जाके कुछ चेंजेस भी आए, मैंने उन और फीचर्स ऐड ऑन किए, और फिर जो और फीचर्स ऐड ऑन किए तो मेरे पास जब मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ तो कुछ प्रॉब्लम्स आई, इंटीग्रेशन करते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आई क्योंकि मेथड एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, पैरामीटर्स नहीं मिल रहे, कुछ इश्यूज आ रहे हैं।
कंपैटिबिलिटी इशू है, ठीक है। मैंने उन चीज को जो प्रीवियस ऑलरेडी रिटन फीचर था जो टेस्ट हो चुका था, मैंने उस पर जाके कुछ चेंजेस करे। अब उस चेंजेस के बाद, क्योंकि उस चेंजेस का इफेक्ट बाकी और फीचर्स पे भी आएगा जिससे वो कनेक्टेड है, तो फिर हम उस प्रोसेस के लिए रिग्रेशन टेस्ट मींस वो टेस्टिंग जो हम ऑलरेडी टेस्टेड फीचर्स को भी बार बार टेस्ट कर रहे हैं ड्यू टू एनी चेंजेस, सो दैट टेस्ट करंट एंड प्रीवियस कंपोनेंट, जिस करंट हम कंपोनेंट में उसको भी टेस्ट करें और प्रीवियसली जो हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं जो टेस्ट भी हो चुके हैं हम उसको भी जो है वो टेस्ट करवाएं। Acceptance tests are defined by the customer and executed to assess customer visible functionality. Acceptance test कौन define करेगा? Customer, वो जो हमने बीटा टेस्टिंग वाली एक चीज देखी थी, और फिर उसको कस्टमर से ही हम एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। कस्टमर उसको खुद टेस्ट करके आपको फीडबैक दे रहा होता है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हमारे पास वही जो है, हमारे पास फंडामेंटल जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं, प्लानिंग, डिजाइन, कोड और टेस्टिंग वही परफॉर्म हो रहा होगा, लेकिन हर फेजेस में क्या क्या काम हो रहे होंगे। प्लानिंग में हम यूजर स्टोरीज बना रहे होंगे, उसको प्रायोरिटी दे रहा होगा कस्टमर की कौन सी चीज उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया आप यहीं पे डिफाइन कर लेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है जिसपे आपकी एप्लीकेशन रन होगी यूजर के परस्पेक्टिव से। एंड आइट्रेशन प्लान, आइट्रेशन प्लान कि हम कौन सी यूजर स्टोरी कौन सी आइट्रेशन में कंप्लीट कर रहे होंगे। ये सारी चीजें आपकी प्लानिंग में आ रही होंगी। जब आप डिजाइन में गए तो डिजाइन में आपके पास सिंपल डिजाइन सीआरसी सिंपल डिजाइन होगा और सीआरसी कार्ड्स होंगे, क्लास, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोलैबोरेटर कार्ड्स। और साथ साथ अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए आप स्पाइक सॉल्यूशंस और प्रोटोटाइप्स भी यूज कर सकते हैं। और स्पाइक सॉल्यूशंस क्या है कि आपने सॉल्यूशंस दे दिए कि हाँ भाई ये अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका ये सॉल्यूशन होगा। पहले से ही आपने क्या कर दिया, कंटिजेंसी प्लानिंग कर दी कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो इसके ये अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं, हम ये सॉल्यूशन फॉलो करते हुए जो है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेज कोडिंग। कोडिंग की क्या चीज है हमारे पास? दो, रिफैक्टरिंग, जो हमने डिजाइन किया है अगर कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम रिफैक्टर कर सकें, अपने डिजाइन को चेंज कर सकें। कोडिंग में हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, पेयर प्रोग्रामिंग, दो लोग मिलके काम कर रहे हैं एक वर्क स्टेशन पे, एंड यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग लिखेंगे आप यहाँ पे, लेकिन उसको देखकर आप कोडिंग करेंगे और फिर टेस्ट वाले जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी है इसमें आप यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होंगे। और साथ साथ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, और जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी, जो क्राइटेरिया आपने यहाँ डिफाइन किया था उसकी बेसिस पे कस्टमर आपकी एप्लीकेशन को या वर्किंग प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहा होगा। और साथ साथ जो है ये हर काम या इंक्रीमेंट में हो रहा होगा, सो हर चीज जो टेस्ट हो जाएगी आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो एक रिलीज की फॉर्म में, एक इंक्रीमेंट की फॉर्म में जो है वो आपको एज अ आउटपुट मिल रहा होगा। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? इस मेथोडोलॉजी में कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आ रहा? सो यू मे आस्क। नो मैम। जी सब क्लियर है सबको? हाँ जी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रम। स्क्रम डेवलपमेंट क्या है, प्रपोज की थी शॉबर एंड बीडल ने। एन एक्टिविटी अकर्स ड्यूरिंग अ रग्बी मैच, एक जो है वो एक्टिविटी ड्यूरिंग रग्बी मैच, एक एक्टिविटी अकर हुई थी इन अर्ली 1990। तो वहां पे उन्होंने उसको एक्टिविटी को देखकर एक आइडिया डेवलप किया कि हम सॉफ्टवेयर को भी एक शॉर्ट स्प्रिंट में डेवलप करें। स्क्रम डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, डिस्टिंग्विश फीचर्स हमारे पास क्या है स्क्रम के? डेवलपमेंट वर्क इज पार्टीशन इनटू पैकेट्स। वहां पे हम क्या कह रहे हैं? इंक्रीमेंट्स, यहाँ पे हम पैकेट्स कह रहे हैं। जो हर इंक्रीमेंट का जो आउटपुट होगा हम उसको कह रहे हैं पैकेट्स। टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन आर ऑनगोइंग एज द प्रोडक्ट इज कंस्ट्रक्टेड, जैसे जैसे प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट होती चली जाएगी आप साथ साथ उसकी टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन करते जाएं। वर्क यूनिट्स अकर्स इन स्प्रिंट्स, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट को हम स्क्रम में स्प्रिंट कह रहे हैं। एंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ बैकलॉग ऑफ एग्जिस्टिंग चेंजिंग प्रायोरिटाइज्ड रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स, वहां पे जो जिस चीज को हम यूजर स्टोरी कह रहे थे, यहाँ पे हम उसको बैकलॉग कह रहे हैं। बैकलॉग मींस एक ऐसी लिस्ट जिसमें तमाम के तमाम फीचर्स जो उसको सॉफ्टवेयर के जिसपे काम होगा वो सारे के सारे लिस्ट डाउन है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट बैकलॉग, जो कि तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी और फीचर्स जो लिस्ट डाउन आपने उसमें किए हैं उस प्रोजेक्ट के।
चेंजेस आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंट्स, यहाँ पे हम स्प्रिंट्स में चेंजेस नहीं कर रहे होते। यहाँ पे यूजली होता क्या है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो चेंजिंग नेचर है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यूजर से उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स ले ली और प्रोडक्ट बैकलॉग में स्टोर कर दी सारे फीचर्स। उसके बाद हमने यूजर से कहा कि आप उसको प्रायोरिटाइज कर दें। प्रायोरिटाइज करने के बाद हम उस बैकलॉग को चेंज कर सकते हैं एनी टाइम। यूजर और फीचर ऐड ऑन कर सकता है, फीचर हटा सकता है, ठीक है, चेंजेस ला सकता है। हम उस बैकलॉग में से आइटम्स उठा के स्प्रिंट में लाएंगे। जैसे वहां पे हम यूजर स्टोरीज से ला रहे थे इंक्रीमेंट में, यहाँ पे बैकलॉग में लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि 15 फीचर्स हैं, तो उस 15 में से हम डिसाइड कर देंगे कि स्टार्ट के 3 हम स्प्रिंट 1 में करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 हम स्प्रिंट 2 में करेंगे, नेक्स्ट 4 हम स्प्रिंट 3 में करेंगे। तो प्रोडक्ट बैकलॉग से फीचर्स उठ के हम स्प्रिंट में लाते हैं, और जिस करंट स्प्रिंट में हम होते हैं वहां पे एक फेज पे जाके हम तमाम रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज कर देते हैं उन 3 फीचर्स के लिए जो हम उस स्प्रिंट में कर रहे हैं। बैकलॉग में चेंज आ सकता है, लेकिन एक दफा बैकलॉग से आइटम उठ के स्प्रिंट पे आ गए और स्प्रिंट पे काम स्टार्ट हो गया, तो फिर उन 3 फीचर्स में हम चेंजेस नहीं कर सकते। Changes are not introduced in sprint, short term but stable, but in backlog. Changes उस करंट स्प्रिंट में नहीं कर सकते जिसमें काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के बैकलॉग में चेंजेस हो सकता है। लेकिन उस बैकलॉग से जो आइटम्स उठा के हम स्प्रिंट में लाए हैं उस करंट स्प्रिंट में चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि हम 2 से जो है 1.5 महीने के अंदर अंदर एक स्प्रिंट कंप्लीट कर लेते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस को एकोमोडेट करने का चांसेस नहीं होते। और फिर यहाँ पे डेली बेसिस पे मीटिंग्स भी हो रही होती है, 10 से 15 मिनट की एक मीटिंग हो रही होती है, जिसमें जो है आप जरूरी नहीं है कि पूरी फॉर्मल मीटिंग हो, चेयर्स हो और जो है डिफरेंट मल्टीमीडिया भी हो और सारी चीजें हो। सिर्फ आपके पास 10 से 15 मिनट की एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है, जिसमें आप क्या बता रहे होते हैं कि हमने कल क्या किया था, कल की मीटिंग का एजेंडा क्या था, उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, हम क्या क्या टास्क कल से लेकर अब तक हम कर चुके हैं, उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और नेक्स्ट मीटिंग में हमारा क्या एजेंडा है कि नेक्स्ट मीटिंग तक हम क्या क्या टास्क कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे 10 to 15 मिनट्स की जो है वो मीटिंग कंडक्ट हो रही होती है। डेमोज आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर विद द टाइम बॉक्स एलोकेटेड। टाइम बॉक्स एक्टिविटी टाइम फ्रेम के अंदर आप जो टाइम फ्रेम आपने दिया है उसी टाइम फ्रेम के अंदर आप यूजर को, कस्टमर को डेमोज दे रहे होते हैं कि हमने ये काम, मतलब वर्किंग डिलीवरेबल्स दे रहे होते हैं। may not contain all functionalities, so customer can evaluate and give feedback. जरूरी नहीं है कि जो डेमो आप दे रहे हो वो तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी मेंशन कर रहा हो, उसमें जो लिमिटेशंस होंगी आप इसीलिए कस्टमर को दिखा रहे हैं ताकि वो उस डेमो को इवेलुएट कर सके और उसकी बेसिस पे अपना फीडबैक दे सके। कैरेक्टरिस्टिक्स जी, मैम पीछे कीजिएगा एक मिनट। मैम ये इसके ऊपर सबसे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ मैम, ये दोबारा डिफाइन कीजिएगा। कौन सा पॉइंट? डेवलपमेंट वर्क इज पार्टीशन इनटू पैकेट्स। जी हाँ, सॉफ्टवेयर मेथड ओरिजिनली सबसे पहले जो। अच्छा, यहाँ पे ये क्या हुआ था कि कोई एक रग्बी मैच हो रहा था, उस रग्बी मैच के दौरान कोई एक ऐसी एक्टिविटी हुई, लाइक जो वो देख रहे थे कि बॉल जो है वो, ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह आपने बॉल को पहुंचाना है। रग्बी में इसी तरीके की कोई एक्टिविटी होती है ना, तो उसमें उन्होंने देखा कि टीम वर्क बहुत स्ट्रांग है। टीम वर्क ये कि टास्क रोल जो है वो बहुत जल्दी जल्दी स्विच हो रहे हैं, और जो टीम मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बॉल पास करते हुए, जो दूसरी टीम मेंबर्स हैं उनको डॉज देते हुए बॉल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, बॉल को हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, और उसके लिए क्या टीम वर्क यूज हो रहा है। और टीम वर्क मीन्स रोल स्विच हो रहे हैं, एक ने दूसरे को पास किया, दूसरे ने तीसरे को पास किया, और दूसरी टीम के मेंबर्स को जो है वो डॉज देते हुए हमने दूसरी जगह तक पहुंचना है, बॉल को लेके जाना है। तो उसमें उन्होंने देखा कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो एक टीम में काम हो रहा है और उसमें कोई रोल नहीं असाइन कि कौन लेके जाएगा, ठीक है, जिसको जहाँ मौका मिल गया, बस ये कि हमें पास करना है बॉल को। तो वो कह रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी इसी तरह शॉर्ट स्टोरीज में इम्प्लीमेंट करें, जहाँ पे टीम मिलके कोलैबोरेट करके जो है वो स्विच करते हुए रोल, एक दूसरे को टास्क पास करते हुए, सब कोलैबोरेट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें सॉफ्टवेयर को फीचर्स में इम्प्लीमेंट करना है। तो वहां से एक आइडिया गेट हुआ, और वहां पे रग्बी में बहुत फ्रीक्वेंट हो रही होती है चेंजेस, आपने फौरन पास करना होता है, तो वो यही